हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिलानी पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी आधुनिक भारत का इतिहास। लगभग देखा जाए तो सभी एग्जामिनेशन में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो सभी एग्जामों में अगर देखें तो काफ़ी अधिकतर क्वेश्चन इससे आते हैं। इसीलिए इसको हम लोग अच्छे से एक तरफ से टॉपिक वाइज टॉपिक्स कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए हुए इसको शुरू किया जाए। लेट्स स्टार्ट। अगर हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को जैसे ही समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये जानना होता है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, यानी यूरोपीय कंपनियों का भारत पर आगमन कैसे आए, किस उद्देश्य से आए, कौन पहले आया। जैसे पुर्तगीज़ पहले आया, उसके बाद डच आया, फिर ब्रिटिश आया, डेनिश, फ्रेंच, स्वीडिश, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। हर टॉपिक पे थोड़ा समय बिता के अच्छे से जानेंगे, किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक, तो इस पे हम लोग देखें अराइवल्स ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन को हम लोग पहले देखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सभी सामाजिक सुधार आंदोलन, जो भी मूवमेंट चले, जो भी आज़ादी का आंदोलन चला, सभी को हम लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे। ठीक, अब एक बात को समझने की कोशिश करते हैं भारत और यूरोप की तत्कालिक परिस्थितियों के बारे में। क्योंकि जब वो दौर चल रहा था उस वक्त भारत किस परिस्थिति में था, भारत की परिस्थितियाँ क्या थी और यूरोप का परिस्थिति क्या था, दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है 15वीं सदी के अंदर 16वीं सदी के प्रारंभ में भारत व्यापारिक उद्देश्य से यूरोपीय कंपनी भारत में प्रवेश करना प्रारंभ किए थे। यानी 15 क्या कह रहा है 15th एंड 16th सेंचुरी यूरोपियन कंपनीज बिगेन टू इंटरिंग द इंडिया टू कमर्शियल पर्पस। इस समय जो वो लोग भारत आना शुरू किए थे, सिर्फ एक ही पर्पस था उसका, क्या करने के लिए, भारत के साथ व्यापार करना उसका एकमात्र पर्पस था। इस समय भारत में दिल्ली सल्तनत काल, अगर आप लोगों को पता होगा, 1526 तक क्या चला था, दिल्ली सल्तनत काल। तो ये लोग आए कब थे? अगर हम सबसे पहला पुर्तगीज़ को भी देखेंगे 1498 में आए थे, यानी 1500 से पहले ही आए थे। उस समय भी क्या चल रहा था, दिल्ली सल्तनत काल ही चल रहा था। 1526 के बाद मुगल आएगा, उसके बाद ये भी मिडाइवल में ही रहेगा। फिर 1707 के बाद लगभग वहीं से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है। लेकिन फिर भी इसको पहले समझ लेते हैं। क्या समझिए, कह रहा है कि उत्तरवर्ती दिल्ली सल्तनत पूर्ववर्ती मुगल काल केंद्रीय सत्ता मजबूत होने के कारण यूरोपीय कंपनी न केवल व्यापारिक हितों को महत्व दे रहे थे। ड्यू टू द स्ट्रेंथ एंड सेंट्रल पावर ऑफ लेटर दिल्ली सल्तनत एंड अर्लियर मुगल पीरियड, यूरोपियन कंपनीज गिव इम्पोर्टेंस ओनली देयर ट्रेड इंटरेस्ट। वो लोग सिर्फ किस चीज़ पे ध्यान दे रहे थे, अपने ट्रेड पे, यानी व्यापार करने पे के मेन उद्देश्य को ध्यान नोटिस करते जा रहे थे। उसके अलावा उनको शासन प्रशासन के बारे में कोई इल्म नहीं था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद, जहां एक और दिल्ली सल्तनत स्थान पर मुगल सत्ता विकसित हुआ, वो उस समय ही जिस वक्त ये लोग व्यापार के उद्देश्य से आ रहे थे, उस वक्त की ये घटना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। तो इसमें बाबर जीत जाता है। तो इब्राहिम, इस तरह से दिल्ली सल्तनत काल ख़त्म हो जाता है, मुगल एम्पायर शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी ओर पुर्तगाली, डच, डेनिश कंपनियां भी अपने व्यापारिक हितों के विकास यानी विकसित करने के लिए क्षेत्रीय संघर्ष में संलग्न हो जाते हैं। अब एक ही जगह पे बहुत सारे लोग व्यापार करने आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां आ रही है, तो वो लोग भी आपस में झड़प कर रहे होते हैं। कोई ये सोच रहा होता है कि नहीं, तुम व्यापार यहाँ मत करो, वो उससे कहेगा तुम मत करो। इस बारे में आपसी में उन लोगों का भी झड़प हो रहा था। इस समय भारत अपने मध्यकाल में था, उसी समय क्या था, यूरोप अपने आधुनिक काल में चल रहा था। ये अगर मध्यकाल की बात करें, लगभग 1200 से लेकर समझिए 1700 के बीच, इस समय हम लोग अपना मिडाइवल पीरियड में थे। तो वो यूरोप किस में था, मॉडर्न पीरियड में चल रहा था। इसी क्रम में यूरोपियों द्वारा नवीन भौगोलिक खोजें की जाने लगी थी, क्योंकि वो लोग पहले ही मॉडर्न पीरियड पे आ गए थे। तो उन लोगों के पास नवीन भौगोलिक खोजें, मतलब अलग अलग जगहों का खोज करने लगे थे, ताकि वे अपने व्यापार को वैश्विक स्तर पर प्रसारित कर सके, यानी दुनिया के अलग अलग कोने में जाके वे अपना व्यापार को संपूर्ण तरीके से कर सके। इसी क्रम में यूरोपियों द्वारा भारत का जलीय मार्गों के माध्यम से खोज प्रारंभ कर दिया गया। इसी क्रम में वो लोग क्या किए, वास्को डी गामा ने भारत का खोज कर लिया, यानी कि सी रूट के माध्यम से। ऐसा नहीं भारत पहले से नहीं था। अब समझिए, पॉइंट टू बी नोटेड। उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल से ही भारत यूरोप देशों के मध्य स्थलीय मार्गों के माध्यम से व्यापार संबंध हो रहे थे। कहा जाता है कि बहुत ही पुराने ज़माने से, बहुत पहले से ही इन दोनों देशों के बीच, इंडिया और यूरोप के बीच व्यापार चल रहा था।
लेकिन स्थल मार्ग की ओर से, जलीय मार्ग की ओर से नहीं, मतलब ज़मीनी तौर पे। किंतु 14वीं-15वीं सदी में इन स्थलीय व्यापारिक मार्गों में बाधाएं उत्पन्न होने लगी, जिस कारण से यूरोपियों द्वारा भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार हेतु नवीन जलीय मार्ग की खोज की जाने लगी। अब क्योंकि इनके रास्ते में अरब लोग आ रहे थे, तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया कि जलीय मार्ग का खोज करना प्रारंभ किया। अब हम इन चीज़ों को समझते हैं। कह रहा है यूरोपीय देशों द्वारा नवीन जलीय मार्गों का खोज क्यों? कुस्तुनतुनिया पर अरबों का अधिकार, मेन पॉइंट ये भी था। यूरोपियों द्वारा नवी भौगोलिक खोजें ये भी थी। जहाजरानी एवं नौ परिवहन, कह रहा है क्या कुस्तुनतुनिया पर पहली बात क्या अरब लोग कंट्रोल करने लगे। अभी इसको समझेंगे। ये कुस्तुनतुनिया जो है, यूरोपियों द्वारा नई भौगोलिक खोजें, उसी समय वो लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग जगहों का डिस्कवर कर रहे थे, अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज़ को। जहाजरानी एवं नौ परिवहन का विकास बहुत बेहतरीन तरीके से वो लोग डेवलपमेंट ऑफ शिपिंग और नेविगेशन कर रहे थे। बहुत ही अच्छे से जहाज बना रहे थे, बहुत सारे अलग अलग चीज़, दिशा सूचक यंत्र, ये सब कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि कुस्तुनतुनिया रोम सागर, भूमध्य सागर के निकट तथा काला सागर के मध्य में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल मार्ग था। साथ ही यूरोप एवं एशिया को जोड़ने वाला एकमात्र स्थलीय मार्ग था। अभी हम लोग आगे मैप में इस पॉइंट को समझते हैं। अर्थात कुस्तुनतुनिया आधा हिस्सा यूरोप, जबकि शेष भाग, इस बात को भी आगे मैप में ही समझ लेंगे। देखिए अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कुस्तुनतुनिया के बारे में। ये क्या है कि ये एशिया है, मान लेते हैं क्या ये एशिया ही है और ये यूरोप है। यूरोप और एशिया के बीच एक जगह है, इस जगह पे ये तुर्की के पास की बात कर रहा है, ये कुस्तुनतुनिया, ये इस जगह की बात चल रहा है, तो ये कुस्तुनतुनिया है। यहाँ से यूरोप से जो व्यापार आ रहे थे व्यापारी करने के लिए, वो लोग यहाँ भारत आ रहे थे। इसी रास्ते की ओर से वो भारत पहुँच रहे थे। लेकिन हुआ क्या, जब यहाँ अरब लोगों का कंट्रोल हो गया, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि ये फ़ायदा उन लोगों को ज़्यादा हो सके। अरब लोग क्या करने लगे, अब ये रास्ता में बाधा डालने लगा, या तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा लेने लगा, अपना मार्जिन बहुत ज़्यादा रखने लगा, या फिर आने नहीं दे रहा था उन लोगों को। इसीलिए अब उन लोगों को ये लगा कि अब हमें एक नया रास्ता, मार्ग ढूंढ लेना चाहिए, ताकि उन लोगों को भी मसाले की ज़रूरत थी, बहुत सारे सामानों का ज़रूरत था। फैक्ट ऑफ बेंजेंटाइन एम्पायर्स, अभी समझिए। ये है कुस्तुनतुनिया, ये देखिए, ये छोटा सा जो मार्ग है, छोटा सा ज़मीनी रास्ता, इसके माध्यम से ही एशिया और यूरोप का रास्ता बना हुआ था। ये यूरोप है, ये एशिया है। ये छोटे से जगह के माध्यम से ही वो लोग आ रहे थे। लेकिन वो क्या किया, वो इसी जगह पे कंट्रोल करना शुरू कर दिए थे अरब लोग। इसी कारण लोगों को मजबूरन जलीय मार्ग का खोज करना पड़ा। अब कह रहा है कुस्तुनतुनिया पर अरबों का अधिकार। पहले कुस्तुनतुनिया बाइजेंटाइन साम्राज्य, आधुनिक इस्तांबुल, यूरोप के पूर्वी भाग में तुर्की अंतर्गत, किंतु 1453 ईस्वी में मध्य एशिया में अरबों ने कुस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। पहले कुस्तुनतुनिया पर किसी और का कब्जा था। बाद में क्या हुआ कि 1453 में अरब लोग अपना अधिकार स्थापित कर चुके थे। इसी कारण से पूर्वी एशिया यानी भारत यूरोपीय देशों के बीच व्यापार का स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो गया, यानी कि ब्लॉक हो गया, पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब ये लोग नहीं चाहता था इधर से व्यापार किया जा सके, तो अब इन लोगों को एक नया रास्ता चाहिए था। अब नया रास्ता चाहिए था, तो ऐसे भी इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा जहाज़ ये सब डेवलप कर चुके थे ये लोग। अब इन लोगों ने क्या किया, अब अलग अलग जगहों को खोजने के लिए निकल पड़े ये लोग। यहाँ के राजा भी बहुत ही समृद्ध थे, ये लोग भी चाहते थे कि लोग कहीं का खोज कर सके। तो इसी क्रम में सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियास निकला। बार्थोलोम्यू डियास जब स्पेन से निकला, वो यहाँ आके रुक गया, सोचा ये भारत है। यहाँ पे उन्होंने केप ऑफ गुड होप का खोज किया। किसका? केप ऑफ गुड होप। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्या? केप ऑफ गुड होप। ये साउथ अफ्रीका में है, ये भारत में नहीं है, ये साउथ अफ्रीका का पॉइंट है। कब? 1487 में, 1487 में केप ऑफ गुड होप का बार्थोलोम्यू डियाज ने खोज कर लिया। बार्थोलोम्यू डियाज, इन्होंने कैप ऑफ गुड होप का खोज किया। उसके बाद, उसके जस्ट बाद फिर क्रिस्टोफर कोलंबस निकले। वो क्या किया, उन्होंने सोचा कि नहीं ये गलत रास्ते पे जा रहा था, उन्होंने सीधे यहीं पे जाके अमेरिका का खोज कर लिया। इसको रेड इंडिया बोल दिया उन्होंने, रेड इंडिया इसको बोला। इसका खोज कब किया था? 1492 में, 1492 में इसका खोज किया। उसके बाद देखा जाए तो फिर उसके बाद वो जो बार्थोलोम्यू डियाज, उसके बाद क्या हुआ, कोलंबस के बाद बार्थोलोम्यू डियाज जो यहाँ से यहाँ के साउथ अफ्रीका में रुक गए थे, उसी रास्ते पे चलना शुरू किया। कौन?
वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जब पुर्तगाल से निकला तो पहले बार्थोलोमेओ डियास के बताए हुए रास्ते के अनुसार ही केप ऑफ गुड होप आया। उनको ये चीज़ पता था कि इंडियन लोग कैसे होते हैं, उनका कल्चर कैसा है, वो देखने में कैसे होते हैं, लगभग थोड़ा बहुत इल्म उन लोगों को था इस चीज़ का। तो उसका यहाँ पे मुलाकात हो जाता है अब्दुल मजीद से। अब्दुल मजीद क्या करता है, यहाँ से उनको भारत लेके आता है कालीकट पे, यहाँ का राजा से मुलाकात कराता है, उसके बाद बहुत सारा उपहार लेके फिर वो वापस जाते हैं। अब इस चीज़ को समझते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं क्या हुआ। कहा कि यूरोपियों द्वारा नई भौगोलिक खोजें इस चीज़ को समझिए। कह रहा है क्या कि व्यापार के स्थलीय मार्गों का अवरोध आने के पुनर्जागरण के कारण यूरोपीय देशों विशेषकर पुर्तगाल तथा स्पेन द्वारा नई भौगोलिक खोजें की जाने लगी ताकि व्यापार को पुनः प्रारंभ किया जा सके। अब वो लोग ये सोचने लगे क्योंकि ये रास्ता बंद हो चुका था उन लोगों का, तो उन लोगों को लगा कि नहीं यार एक नया रास्ता देखा जाए, कहीं से समुद्र से तो रास्ता होगा ही, गारंटी है। तो वो लोग अलग अलग भौगोलिक खोजों पे निकल पड़े, भागे हुए। इस समय पुर्तगाल का शासन हेनरी के अधीन था, जो कि एक खोजी प्रवृत्ति के थे। हेनरी के बारे में कह रहा है, ये खोजी पड़े वो ये चाहते थे कि नया नया जगह का इन्वेंशन हो, ये डिस्कवरी हो, इससे अच्छा होगा। हेनरी द्वारा समुद्री व्यापार को प्रोत्साहन देने, नए नए खोजों को प्रोत्साहन देने के संपर्क में दिशा सूचक यंत्र के निर्माण को प्रोत्साहन देने के साथ ही नक्षत्रों की गणना करने वाली की सूची का निर्माण करवाया। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, द नेविगेटर कहा जाता है। हेनरी को क्या कहा जाता है, द नेविगेटर उपनाम से संबोधित किया जाता है। अब आगे समझते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसी दिशा सूचक यंत्र के सहायता से यूरोपीय व्यापार समुद्री मार्ग के माध्यम से विदेश व्यापार के लिए प्रेरित हुए। साथ ही हेनरी ने विदेशी व्यापार के लिए व्यापारिक कंपनियों का आर्थिक सहायता भी प्रदान की। हेनरी ने क्या किया, जो भी कंपनीज होते थे जो दूसरे देश व्यापार करने जाते थे, उन लोगों का भी हेल्प करना शुरू किया। इसी प्रकार 1492 में स्पेन के कोलंबस द्वारा भारत की खोज के प्रारंभ करने के पराक्रम में अमेरिका का खोज कर बैठे। अभी हम लोगों ने देखा मैं किस तरह से वो अमेरिका चले गए। उसके बाद में 1498 में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने भारत का खोज और भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम प्रारंभ हो गया, क्योंकि अब कोलंबस भी भारत का ही खोज करने निकला था। वो क्या किया, कोलंबस इसका स्पेन का कोलंबस अमेरिका का जाके खोज कर बैठा। लेकिन पुर्तगीज जो थे वास्को डी गामा 1498 में ये क्या किया, बार्थोलोमेओ डियास के बताए हुए रास्ते पे पहले केप ऑफ गुड होप आया, उसके बाद अब्दुल मजीद की सहायता से वो कहाँ पहुँच गए, भारत पहुँच गए। इसी तरह से अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया बिगेन। आज रणनी एवं नौ परिवहनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ शिपिंग एंड नेविगेशन के बारे में समझते हैं। कह रहा है यूरोप में 15वीं शताब्दी में जहाजरानी एवं नौ परिवहन का उच्च स्तर पर विकास हुआ, बहुत ज़्यादा इसका विकास होने लगा। पुर्तगाल जैसे देश द्वारा निजी व्यापार को भी समुद्री जहाज़ों का निर्माण के लिए प्रोत्साहन किया ताकि समुद्री व्यापार को गति प्रदान किया जा सके। कह रहा है कि पुर्तगाल जैसे देश वे अपने जो वहाँ के प्राइवेट कंपनीज थे उनको बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे थे कि आप लोग भी नौ परिवहन का जो भी जहाजरानी है सबका निर्माण कीजिए ताकि अलग अलग जगह जाके ट्रेड कर सके आप लोग भी। इसी प्रकार नौ परिवहन के विकास ने भी पूर्वी देशों के साथ साथ यूरोपीय समुद्री संपर्क को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया। दस द डेवलपमेंट ऑफ शिपिंग paved the way increase the European maritime contact with the ईस्टर्न कंट्रीज। ईस्टर्न कंट्रीज जैसे कि इस बात को समझिए, ईस्टर्न कंट्रीज किसको बोलते हैं, ये लोग दरअसल में ये लोग वेस्ट की तरफ है। इन लोगों के लिए हम लोग क्या है, इंडिया वाले या ये सब क्षेत्र ईस्ट आ जाता है, इसीलिए हम लोगों को क्या कहा जाता है, ईस्टर्न कंट्रीज। अब समझिए इसी जगह एक और चीज़ समझिए, ग्लोब में हम लोग क्या पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में भी। लेटीट्यूड में जैसे हम लोगों ने देखा कि 0 डिग्री के बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आता है और साउदर्न हेमिस्फीयर आता है, उसी तरह 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बाद ये आ जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये आ जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसीलिए हम लोगों को ऐसे भी ईस्टर्न कंट्रीज ही हैं, और वैसे देखा जाए तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसमें लेटीट्यूड में हम इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो इसी तरह से ये लोग पहली बात कि ये लोग वेस्टर्न कंट्रीज है और हम लोग ईस्टर्न कंट्री है। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया लोगों को कि जाओ अलग अलग जगह को ढूंढो कहाँ से व्यापार करना है। तो ये लोग भी काफ़ी मात्रा में कहाँ निकले, वेस्टर्न कंट्रीज़ की ओर निकले, ताकि यहाँ का अलग अलग जगह का खोज कर सके, जान सके यहाँ के बारे में, ताकि उन लोगों का व्यापार आगे बढ़ सके, फल फूल सके। जो भी कंपनी होती है वो व्यापार के उद्देश्य से आते थे, उन लोगों का कोई इरादा नहीं था यहाँ पे शासन प्रशासन करने का, लेकिन हम लोग आपस में ही बहुत ज़्यादा देखेंगे आगे वो सब। अब देखिए
खोज करता है यानी एक्सप्लोरर और देश। उस घड़ी में हम लोग ये समझते हैं कि भारत का भी खोज, जैसे कि आप सबको पता है वास्को डी गामा ने भारत का किया, कोलंबस ने भी देखे हम लोग अमेरिका का किया। उसी तरह ब्रिटेन का कैप्टन कुक कहाँ का खोज किया, ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद तस्मान ऑफ हॉलैंड का क्या नाम है इसका, तस्मान ने किसका खोज किया, तस्मानिया और न्यूजीलैंड, उनके नाम पे ही जगह का नाम भी रखा गया। न्यूजीलैंड का खोज किसने किया, तस्मान कहाँ के थे, हॉलैंड के। कैप्टन कहाँ के थे, ब्रिटेन के। उसके बाद कोलंबस कहाँ का था, स्पेन का था। उसके बाद वास्को डी गामा कहाँ का था, पुर्तगाल का। वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया। उसके बाद कोलंबस ने किसका, अमेरिका का किया। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का किया। तस्मान ने तस्मानिया या फिर न्यूजीलैंड का खोज किया। इस चीज़ को हम लोग जान चुके, देख चुके। अब आगे समझिए, इस चीज़ को जान चुके। अब आगे देखिए, कह रहा है कि यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का मुख्य उद्देश्य मसाले का व्यापार था। मसालों का द मेन पर्पस ऑफ अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया वाज टू ट्रेड ऑन स्पेसीज। सिर्फ और सिर्फ मसालों के लिए वो लोग भारत आते थे, क्योंकि वो लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। वैसे भी यूरोपियन कंट्रीज़ में ठंडी होती है, ऊपर से उन लोगों को मसालेदार चीज़ खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो अब मसाले में भारत का मसाला बहुत ज़्यादा अच्छा आता था, तो इसलिए वो लोग इस भारत की खोज में निकल पड़े थे। भारत में आकर यूरोपीय कंपनियों ने विभिन्न स्थानों पर अपनी व्यापारिक बस्तियाँ स्थापित की। बहुत जगह है, अलग अलग जगह पे, कोई कहीं हुगली के किनारे बसा, कोई गोवा में, कोई दमन द्वीप में, कोई लक्षद्वीप में। अलग अलग जगह पे अपना वो लोग फैक्ट्री, मतलब बहुत बड़ा फैक्ट्री एस्टेब्लिश नहीं किए, मतलब समझिए कि गोदाम के तौर पे अलग अलग जगह लेके रहने लगे थे। हालांकि यह बस्तियां अथवा फैक्ट्री उत्पादन के केंद्र नहीं थे। साफ कहा है कि ये क्या था, उत्पादन का केंद्र नहीं था, बल्कि केवल भंडारगृह था। मतलब जैसे कि आप कहीं गए, आपको लगा कि यहाँ पे एक घर ले लेना चाहिए ताकि हम कुछ सामान को यहाँ भंडार करके रख सकें, उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट करके लेके जाएंगे। तो वो लोग भी भंडार घर के रूप में कुछ घर लेने, बस भंडार गृह के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। इसी को फैक्ट्रीज बोला जाता था। फैक्ट्री का कहीं से मतलब उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन के बारे में नहीं है। यहाँ पर वस्तुओं एवं मसालों आदि का संग्रह उन्हें यूरोप में भेजा जाता था। उन लोगों को स्टोर करके रखता था, उसके बाद एक साथ सभी को यूरोप भेज दिया जाता था। इसीलिए वो भंडार गृह खरीद के रख रहे थे। ठीक, अब समझिए कि कुछ कंपनियों के बारे में जानते हैं। जैसे पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका गठन कब हुआ, 1498 में। लेकिन इसका इस्टेब्लिशमेंट, पहला फैक्ट्री यानी पहला कोठी उन्होंने भारत में कब बसाया, 1503 ईस्वी में। आए तो 1498 में थे। 1498 में ही पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट, भारत की बात नहीं है ये, भारत में नहीं हुआ था, बल्कि पुर्तगाल में ही हुआ था। लेकिन भारत में पहला कोठी यानी फैक्ट्री उसका कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, 1503 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका गठन हुआ कब, 1602 में। कहाँ पे, डच। उसके बाद वो पहली बार अपना फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिशमेंट कराए, भारत में, मछलीपट्टनम में, 1605 ईस्वी में। उसी तरह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे लोग बोलते हैं 1600 में, भारत भी 1600 में नहीं आए थे, ये 1602 में आए थे लगभग। उसके बाद पहला इन्होंने अपना फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश हुआ, 1608 में, सूरत में। उसके बाद देखते हैं डेनिस के बारे में, 1616 में इन्होंने वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया। उसके बाद ट्रंकबोर 1620 ईस्वी में यहाँ पे इनका फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुआ। फ्रांसीसी का देखते हैं 1664 में, सबसे बहुत लास्ट में आई है। इनका भी 1664 में हुआ। उनके बाद 1668 में आके सूरत में ये भी अपना पहला फैक्ट्री यानी कोठी का इस्टेब्लिशमेंट किए। सबसे पहले आए थे पुर्तगीज, सबसे लास्ट में भी गए। ठीक, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे इस मैप में दिखाया गया है कि कौन सा कंपनी कब आए थे, कहाँ पे कौन सा अपना से पहला फैक्ट्री का सेटलमेंट कराया। डच का ये सिंबल दिया हुआ है। उसके बाद ये फ्रेंच का है, इंग्लिश का है, पुर्तगीज़ का है, यूरोपियन सेटलमेंट। उसके बाद डेनिश। देखिए मद्रास के बारे में, अलग अलग जगहों के बारे में अलग अलग कंपनी का है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से समझ सकते हैं कौन सा कंपनी कब कहाँ पे अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक, अब दोस्तों अराइवल ऑफ पुर्तगीज़ को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अगले दिन इस चीज़ को समझेंगे कि पुर्तगीज़ कैसे कैसे भारत में आया, उसका क्या वर्चस्व रहा, कितने दिनों तक रहे, क्या क्या छोड़ के गए। उसके बाद सबसे ज़्यादा हम लोगों को पढ़ना रहेगा तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ब्रिटिश के बारे में। लेकिन पुर्तगीज़ के बारे में भी देखेंगे, डच, डेनिश, स्वीडिश, फ्रेंच, इन लोगों के बारे में जितना जानना ज़रूरी है उतना ज़रूर जानेंगे। कल हम लोग देखते हैं अराइवल ऑफ पुर्तगीज़ के बारे में। ओके, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एग्ज़ाम बहुत सारे नज़दीक में आने वाले हैं। गुड लक।